नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मोड फाइंडर्स में। और इससे पहले हमने पढ़ा था द डिफरेंसेस बिटवीन एसेट एंड लायबिलिटीज एंड उनके एग्जांपल्स से हमने सीखा था कि क्या क्या एसेट्स हो सकते हैं, क्या क्या लायबिलिटीज हो सकती हैं। अब हम इससे थोड़ा सा और डीप डिग करेंगे और हम देख सीखेंगे कि क्या क्या एसेट क्लासेस हैं, उनके क्लासिफिकेशन क्या क्या है, और उनके जो है मेनली उनको डिटेल में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले एसेट्स के क्लासिफिकेशन। एक होता है फिक्स्ड इनकम एसेट्स, मतलब जिसमें आप पैसा डाल देते हैं और आपका एक मोस्टली ये होता है कि आपका डेफिनेट पीरियड के लिए वो पैसा लॉक हो जाता है और आपको एक डेफिनेट अमाउंट आपको मिलता रहता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो फिक्स डिपॉजिट जो फिक्स्ड इनकम के एसेट्स होते हैं वो इस तरह के होते हैं। एक तो एफडीज हो गई आपकी, जो आप सबका फेवरेट है। ठीक है, उसके बाद आपका पीएफ या पीपीएफ, जो एम्प्लॉयज होंगे वो जानते होंगे पीएफ और पीपीएफ क्या होते हैं, और उसको हम डिटेल में आगे स्टडी करेंगे। बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये भी आपके फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका इक्विटी, इक्विटी आपका जो शेयर मार्केट होता है, शेयर मार्केट में जो पैसा आप शेयर्स में लगाते हैं वो इक्विटी के कैटेगरी में आता है। गोल्ड, गोल्ड आप सब लोग जानते हैं, ज्वेलरी वगैरह में आप इन्वेस्ट करते होंगे तो आपको गोल्ड के बारे में पता है, लेकिन हम और डीप में इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। क्रिप्टो करेंसी, इसका नाम लेते ही आप लोग सभी खुश हो जाते हैं, जैसे कि अमीर बनने का शॉर्टकट मिल गया हो, है ना। इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। रियल एस्टेट, जिसके पीछे लोग काफ़ी लोग, मतलब एक क्रेज़ था काफ़ी टाइम पहले, अभी भी क्रेज़ है, इसके बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। डेरिवेटिव्स, बेसिकली डेरिवेटिव्स होते हैं करेंसी, इक्विटीज या गोल्ड के होते हैं, मतलब बेसिकली, और इनमें भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। इसमें ऑप्शंस फ्यूचर्स क्या होते हैं, हम इनको पढ़ने की कोशिश करेंगे। कमोडिटीज़, कमोडिटीज़ में कुछ भी हो सकता है, आपका फूड ग्रेन्स हो सकते हैं, आपका कोई मेटल हो सकता है, निकल। वैसे गोल्ड भी एक कमोडिटी है, लेकिन गोल्ड को हमने एक अलग से कैटेगरी में रखा है जिससे हम इसको डीपली पढ़ सकें, क्योंकि गोल्ड का क्रेज इंडिया में ज़्यादा है और उसको ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करते हैं गोल्ड में। ठीक है, इसके बाद इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट्स, मतलब इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट लाइक यूलिप्स आप लेते हैं तो इस तरह का इन्वेस्टमेंट, या एलआईसी से आप कुछ इस तरह का इन्वेस्टमेंट लेते हैं, इन्वेस्टमेंट प्लस इंश्योरेंस प्लान, इस तरह की आप चीज़ें लेते हैं, तो इनको कैसे आप इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। कैश इक्विवेलेंट्स, कैश इक्विवेलेंट्स बेसिकली आपका कैश इक्विवेलेंट्स होते हैं, जैसे आपने लिक्विड किसी लिक्विड बॉन्ड में कहीं पैसा डाला, उसकी कैटेगरीज को अब हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। एंड म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड्स में तीनों कैटेगरी हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, डेट, इक्विटी एंड हाइब्रिड फंड्स। दोस्तों, हम आई होप हमारा ये सफ़र अच्छा होने वाला है। इसी के साथ में हम शुरू करते हैं, चलिए। हम सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट्स की, जो सब आमतौर पे बैंक में आपको सबसे ज़्यादा प्रोवाइड की जाती है। इनकी जो टर्म है वो आपको एट मैक्स 7 से लेकर 10 साल तक हो सकती हैं, और उतने टाइम के लिए, जितने टाइम की आप टर्म की आपने एफडी की है, उतने टाइम के लिए आपका पैसा लॉक हो जाता है। ठीक है, आप निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ पेनल्टीज वगैरह लगती हैं, लेकिन आप निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर नहीं निकालते हैं तो आपको इंटरेस्ट रेट उतना मिलता है जितना बताया जाता है। ठीक है, तो 7 से 10 साल के लिए इसका टर्म हो गया, ये समझ में आ गया। ठीक है, फिक्स टेन्योर होता है, और क्या है, जो इंटरेस्ट रेट होते हैं इसके आपके नॉर्मल सेविंग अकाउंट से थोड़े से ज्यादा दिए दिए जाते हैं। ठीक है, दूसरा था कम्यूटेटिव एफडीज। कम्यूटेटिव एफडीज में क्या, अच्छा, नॉर्मल एफडी और कम्यूटेटिव एफडी का फर्क भी मैं आपको बताऊंगा। कम्यूटेटिव एफडीज क्या होती हैं, नॉर्मल एफडी में आपका क्या होता है कि एक साल में आपका जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेशन होता है एक साल के हिसाब से, फिर कंपाउंडिंग होती है एक साल के पीरियड के हिसाब से। कम्यूटेटिव एफडीज में वो चेंज हो सकती है, क्वार्टर हो सकता है, ईयर हो सकता है, 6 मंथली हो सकता है, जैसा जैसा बैंक ऑफर करता है। तो इसमें क्या है, आपका पीरियड जो है शॉर्ट भी हो सकता है 1 साल से। ठीक है, तो इसमें क्या है, कंपाउंडिंग थोड़ी फास्ट होती है रादर देन नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट्स। इसके बाद आपका सीनियर सिटीजन एफडीज। तो दोस्तों, नॉर्मल एफडीज में ही कुछ ऐसे प्रोविजन कर दिए जाते हैं जिससे क्या है, सीनियर सिटीजन जो अबव देन 60 ईयर्स ऑफ एज हैं उनको थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दिया जाए, अप टू 50 बेसिस पॉइंट, मतलब 0.5% तक का ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दिया जाता है। और इनके लिए जो लॉक इन पीरियड है वो इतने स्ट्रिक्ट नहीं होता है, वो मतलब पीरियडिकली पैसा कभी भी चाहे तो निकाल सकते हैं, उनको इतनी पेनल्टी वगैरह का झंझट नहीं रखा जाता है। ठीक है, कि उनको पैसे की ज़्यादा नीड होती है बुढ़ापे में, रिटायरिंग एज के बाद, तो कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। टैक्स सेविंग एफडीज क्या होती हैं, टैक्स सेविंग एफडीज वो एफडीज होती हैं जिनमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 80C में आपको जो है टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है अप टू 1.5 लाख। अपने 10 लाख भी लगाए हैं वो अलग बात है, लेकिन आपको 1.5 लाख रुपया जो है
आपकी टोटल इनकम में से कम कर दिया जाएगा, उसके बाद आपका टैक्स का कैलकुलेशन होगा। ठीक है, इसमें जो लॉक इन पीरियड होता है वो 5 साल का होता है। इसके बाद नॉन कम्यूटेटिव एफडीज। नॉन कम्यूटेटिव एफडीज में क्या होता है कि आपका जो जो इंटरेस्ट रेट का कैलकुलेशन होता है वो कम्यूटेटिव एफडीज की तरह ही होता है, लेकिन आपका जितना इंटरेस्ट बिना बना उतने पीरियड, जितना भी पीरियड का आपने लिया है, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, जो भी है, उतने पे आपको इंटरेस्ट पे आउट कर दिया जाता है। तो ये एफडीज उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छी हैं जिनको रेगुलर इनकम की ज़रूरत पड़ती है, जो या तो रिटायरमेंट एज में है या जिनको अभी एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, इस तरह के लोगों को इस तरह के एफडीज दी जाती है। लास्ट है हमारा फिक्स्ड, सॉरी, फ्लेक्सिबल एफडीज। फ्लेक्सिबल एफडीज क्या होती हैं? आपने अगर नोट किया कोई एसबीआई के कस्टमर या और भी किसी बैंक के कस्टमर, आप जब ज़्यादा अमाउंट किसी अकाउंट में रखते हैं तो आपका कुछ पैसा मोड बैलेंस में डाल दिया जाता है। ठीक है, तो उसमें बताया यह जाता है कि एसबीआई की स्पेशली मैं बात करूं, ऐसा ही हर एक बैंक में होता है, उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट दिया जाता है रादर देन योर नॉर्मल सेविंग अकाउंट। तो ये दोनों चीज़ें जो है, आपका सेविंग अकाउंट और एफडी, ये दोनों लिंक कर दी जाती हैं, और इसमें लिक्विडिटी जो है, वो लिक्विडिटी का इश्यू नहीं होता है। आप जब चाहे पैसा निकाल सकते हैं, इसमें कोई लॉक इन पीरियड भी नहीं होता। लेकिन और एफडी से जो इसका इंटरेस्ट रेट है वो थोड़ा कम होता है। सो फ्रेंड्स, फाइनेंस के मामले में कहावत है, देयर इज नेवर ए फ्री लंच। ठीक है, इसका मतलब यही है, अगर हम आपको कभी लंच पे बुलाऊं या कोई भी आपको लंच पे बुलाता है और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लंच ऑफर करता है, तो भी वो फ्री नहीं है आपके लिए। क्यों? क्योंकि जो आपने टाइम इन्वेस्ट किया है, उसमें जो टाइम आपने लगाया है, उसकी भी वैल्यू मानी जाती है। तो इसी तरह अगर आप इन्वेस्टमेंट को टाइम के साथ लंबा छोड़ते हैं तो उसकी टाइम वैल्यू ऑफ मनी में कन्वर्ट हो जाता है वो टाइम। मतलब जितना लंबा आप टाइम रखेंगे उतनी उसकी वैल्यू टाइम के हिसाब से मिलनी शुरू हो जाती है। ठीक है, कुछ ये एफडीज के रेट्स हैं। ठीक है, जैसे 7 से 45 दिन है। इससे इसी तरह से अगर ड्यूरेशन हम देखेंगे इस लिस्ट में, ऊपर से लेकर नीचे तक ये जो ड्यूरेशन है बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, दूसरा चीज देखेंगे, एक चीज आपको ये समझ में आ गई। दूसरी चीज आपने ये देखा, अलग अलग साल में एक ही ड्यूरेशन के रेट्स अलग अलग है ना। 6%, 5.5%, 3.3%, इस तरह से कभी घट रहे हैं कभी बढ़ रहे हैं। यूजुअली इसमें तो घट रहा है, लेकिन बढ़ भी सकता है आगे, ऐसा नहीं है कि घटेंगे ही। ठीक है, दूसरी चीज, जितना जितना आप ऊपर से नीचे की तरफ जाना शुरू करते हैं, इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये जो रेट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, है ना। तो कहने की बात ये है, पहली चीज ये है कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है, अगर एफडी बताया गया है कि आपको 7% इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये जरूरी नहीं कि 7% आपको मिलेगा ही, है ना। वो जो रेट्स हैं वो रेपो रेट से लिंक रहते हैं। अब रेपो रेट क्या होती है, कैसे बैंक्स काम करते हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन जो बेसिक फंडा यही है कि ये फिक्स कुछ नहीं है। 100% गारंटी फाइनेंस में कहीं नहीं होती कि आपको 100% इतना मिलेगा ही। 100% अगर आपको कोई बोलता है कि आपको 100% ये मिलेगा, तो समझ लो वो झूठी बोल रहा है। ठीक है, तो आपके जो इंटरेस्ट रेट है वो वेरी करते रहते हैं। मतलब अप टू, मतलब जितना भी मार्केट में इन्फ्लेशन है, उन सब चीज़ों से चीज़ें लिंक रहती हैं। दूसरी चीज़ आप देखिए, जितना लंबा टर्म हो रहा है उतना ज़्यादा आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, उतना इंटरेस्ट आपको बैंक ऑफर करने की कोशिश कर रहा है। ये क्यों होता है? देखिए, एक सपोज एक सिचुएशन है कि आपने मुझे दो कंडीशन रखी कि भाई आपको मैं 1 लाख रुपया देता हूँ 2 दिन के लिए, आप मुझे कितना दे देंगे। दूसरा आपने कंडीशन दी कि मुझे 10 साल के लिए 1 लाख रुपया दे दिया। छोटी सी मतलब हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। तो मैं क्या करूँगा, अगर 1 लाख रुपया मुझे 10 साल के लिए मिल रहा है, तो मैं सोचूंगा कोई बजा बिजनेस कर लेता हूँ, भले ही ज़्यादा रिस्क हो, लेकिन मेरे चांसेस अगर लंबे टाइम के लिए मैं बिजनेस में लगा रहूँगा तो रिटर्न मिलने के ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैं आपको ज़्यादा इंटरेस्ट ऑफर करने की कोशिश करता हूँ। आपको 2 ही दिन बाद चाहिए तो फिर मैं उतना इंटरेस्ट देने से कतराता हूँ, क्योंकि 2 दिन की सिचुएशन मुझे आगे की पता है कि 2 दिन में मेरा कुछ ऐसा बिजनेस चलने वाला नहीं है। इसी तरीके से बैंक्स क्या करते हैं, बैंक्स उसी हिसाब से जितना टर्म के लिए आपसे पैसा लेते हैं, वो उसी तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में लगाने की कोशिश करते हैं। अगर आपने लंबे टर्म के लिए उनको पैसा दिया तो वो थोड़ा रिस्की इंस्ट्रूमेंट्स में लगाने की कोशिश करेंगे। प्लस जितना रिस्क ज़्यादा होता है उतना रिटर्न की संभावना भी मार्केट में या मनी मार्केट में ज़्यादा होती है। आपने शॉर्ट टर्म के लिए दिया तो आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो कम हो जाता है। दोस्तों, एक सबसे बड़ा सवाल, क्या आपने जो पैसा एफडी में लगाया क्या वो 100% सेफ है? मैंने पहले ही बोला, 100% श्योरिटी फाइनेंस के मामले में कहीं नहीं होती। ठीक है, आप बोलोगे ये क्या बात कर रहे हो? ठीक है, द आंसर इज नो। आप बोल रहे हो ये क्या बात कर रहे हो कि 100% श्योर?
तो होता ही है, एफडी तो ही बोला जाता है ना, 100% श्योर आपका पैसा बिल्कुल सेफ है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है, एक तो आपके रिटर्न्स मैंने दिखा दिया, आपको रिटर्न्स वेरी करते हैं। दूसरा, आपके लॉस ऑफ कैपिटल का बहुत ही मतलब 0.001% चांसेस है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 0% चांसेस नहीं है आपके कैपिटल लॉस के। ऐसा क्यों? देखिए दोस्तों, जब भी आप बैंक में जाते हैं, जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक होंगे, कोऑपरेटिव बैंक होंगे, उनमें जो है आपका जो अकाउंट है उसका एक इंश्योरेंस होता है। ठीक है, जो DICGC जो है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ये क्या काम करती है, आपका जो अकाउंट है उसका इंश्योरेंस करने का काम। और ये एक नॉर्म है RBI की तरफ से कि जितने भी बैंक हैं उनको हर एक अकाउंट का, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक अगर है तो हर एक अकाउंट का इंश्योरेंस उनको लेना है। और इस इंश्योरेंस का जो अमाउंट है वो कितना होता है, 5 लाख रुपया। ठीक है, 5 लाख रुपये से अगर आपने 2 करोड़ भी डाले, अगर वो बैंक मतलब किसी तरह से डूब जाता है, ऐसा होता नहीं है बेसिकली, लेकिन अगर किसी तरीके से डूब जाता है तो सिर्फ आपको 5 लाख रुपया ही मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बतानी ज़रूरी है कि फाइनेंस के मामले में अगर आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो आप 100% सेफ कहीं नहीं हो सकते। थोड़ा बहुत रिस्क हर जगह रहता है, रिस्क कम और ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रिस्क फ्री आप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इवन आपके सेविंग्स अकाउंट में भी सेम कंडीशंस अप्लाई होती हैं। ठीक है, तो ये लोग कौन है भाई? ये लोग वही हैं, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के जो कस्टमर्स हैं, जो भी पहले 2-2.5 साल पहले आई थिंक जो बैंक का डूबने की कगार पे आ गया था, तो ये लोग वही कस्टमर्स हैं जिनके एफडीज है, पैसा उसमें काफ़ी अमाउंट में पड़ा हुआ था। और यही बोले से नो टू बैंक्स, लेकिन ऐसा नहीं है, बैंक्स भी हमारे फाइनेंशियल सिस्टम की ज़रूरत है। हम हमेशा ऐसा नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये रिस्क फ्री है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक आपको फैक्ट बताने की ज़रूरत थी मुझे, और मुझे लगा आपको बताना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने आज सीखा कि एफडीज क्या होती हैं, उनके प्रकार क्या होते हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट कैसे किया जा सकता है, कितनी कितने तरह की एफडीज होती हैं। ठीक है, और अब हम आगे सीखेंगे बॉन्ड्स क्या होते हैं, बेसिकली कितने टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, कैसे उनमें किस तरह से आप उनको ऑप्ट कर सकते हैं, क्या क्या उनके रिस्क होते हैं, ये सब हम सीखने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो के बारे में अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी हमारा ईमेल आईडी है, उस पर भी आप लिख सकते हैं, और हमारा एक टेलीग्राम ज्वाइन चैनल का लिंक है, हम उसको आपको शेयर कर देंगे, आप उससे भी कनेक्ट हो सकते हैं। फ्रेंड्स, अब आप बोलेंगे कि ये माथापच्ची करने का इतना पर्पज़ क्या है? मैं सीधा सीधा ना बता दूं आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है पैसा, है ना? तो फ्रेंड्स, ऐसा होता है, मैं बता भी दूंगा आपको, आप इन्वेस्ट कर भी लेंगे। ठीक है, जब जब चीज़ें सही चलती रहेंगी आप खुश। ठीक है, ऐसा भी होता है कि कभी फ्लक्चुएशन होता है ना? आपको लगेगा कि उस जगह पे ज़्यादा रिटर्न है, यहाँ तो हम फंस गए, है ना? तो दोस्तों, नॉलेज ऐसी चीज़ है, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें कन्विक्शन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कन्विक्शन नहीं है उस चीज़ के लिए कि आपने पैसा लगाया है, हाँ मुझे कॉन्फिडेंस है आज नहीं रिटर्न तो कल मिलेगा, तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा उसमें, मतलब जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया उसमें बैठे रहने का आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो मेरा मेन पर्पज़ यही है कि आपको सब चीज़ों के बारे में बताना। ठीक है, लोगों ने ज़मीन में भी इन्वेस्ट किया है पहले, उनको पता था। ठीक है, अभी भी लोग ऐसा है कि बैठे हैं, उनको पता है कभी ना कभी तो ज़मीन की वैल्यू बढ़ेगी ही, उसकी वैल्यू ज़ीरो तो नहीं होने वाली कभी भी, तो उनको उस चीज़ का कॉन्फिडेंस है। तो ये कॉन्फिडेंस हर जगह में होना, हर एसेट क्लास में होना, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर मैं आपको कोई इन्वेस्टमेंट के लिए बता दूँ कि आप इसमें डाल दें, आप मेरे कहे से डाल भी दें, ठीक है, आज आपने मेरी सलाह मान ली, कल को हो सकता है मतलब एकदम इमीडिएटली या कुछ टाइम बाद उसमें जो है आपका जो रिटर्न्स है वो कम हो जाए, और ऐसा होता है। ठीक है, रिटर्न्स जो है एक एसेट क्लास से दूसरी एसेट क्लास में शिफ्ट होते रहते हैं। कभी गोल्ड में रिटर्न ज़्यादा होंगे, कभी स्टॉक्स में ज़्यादा होंगे, कभी ज़मीन में ज़्यादा होंगे, कभी एफडी में कम रिस्क होगा तो उसमें ज़्यादा रिटर्न्स होंगे। तो इस तरीके से अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं होगा किसी भी एसेट क्लास में इन्वेस्टेड रहने के लिए, तो आप उसमें डिसिप्लिन के साथ में आप लंबे टाइम तक इन्वेस्टेड नहीं रह सकते। और किसी भी एसेट क्लास में आपको अच्छे रिटर्न्स जब भी मिलेंगे जब आपको ये कॉन्फिडेंस होगा और आप लंबे टाइम तक उसमें बैठे रहें। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए मेरा मेन पर्पज़ यही है कि आपको पहले कॉन्फिडेंस दिया जाए, आपके अंदर डिसिप्लिन लाया जाए, उसके बाद मैं बताऊँ कि आपको करना क्या है, कहाँ डालना है, कहाँ नहीं डालना है पैसा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।